हाय फ्रेंड्स। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग आपके अंदर में ये प्रश्न आता होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति प्राचीन काल में कैसी थी। तो भारत का उद्भव कैसे हुआ, मानसून की भूमिका क्या थी, उत्तरी सीमाएं, दक्षिणी सीमाएं, नदियों की स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो पहला हम लोग जानने का प्रयास करते हैं भारत का उद्भव के बारे में। तो भारत का उद्भव जो है 4 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में उभरा। मूल रूप से प्रायद्वीपीय भारत को अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिण अमेरिका के साथ दक्षिणी सुपर महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तरी एशिया में विशाल उत्तरी महाद्वीप वाले लॉरेशिया के साथ मिलकर पेंजिया नामक भूमि का गठन हुआ। फिर गोंडवानालैंड और लॉरेशिया अलग भूभाग बन गए। भौगोलिक हलचलों के कारण अलग अलग भूभाग टूटकर बिखरने लगे, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत सहित विभिन्न भौगोलिक इकाइयों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई और 4 करोड़ वर्ष पहले भारत एक अलग इकाई बन गया। 5.8 से 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत उत्तर में स्थानांतरित होकर यूरेशियन महाद्वीप में शामिल हो गया। पुराने समय की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा नवनिर्मित है। हिमालय का निर्माण 4 चरणों में हुआ। अंतिम शिखर का निर्माण प्लेइस्टोसीन युग में हुआ, जिसका काल 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 12,000 तक माना जा सकता है। हिमालय की नदियों ने भारत में गंगा तटीय इंडो गैंगेटिक समतल मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्लेइस्टोसीन युग में जलोढ़ का निर्माण हुआ। अगर यूरोप में रूस को हटा दिया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप से बड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 42.025 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस उपमहाद्वीप को 5 देशों में बांटा गया है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग हैं। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके कुछ राज्य कई यूरोपीय देशों की तुलना में बड़े हैं। अब मानसून की भूमिका में देखेंगे तो भारतीय महाद्वीप एक निर्धारित भौगोलिक इकाई है और बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मानसून ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जून और अक्टूबर के बीच रहता है और देश के प्रमुख हिस्सों में अलग अलग डिग्री में बारिश लाता है। प्राचीन काल में सिंचाई महत्वपूर्ण कारक नहीं थी। कृषि में बारिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। आज जिसे उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, यह प्राचीन काल में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर थी। सर्दियों में पश्चिमी उद्वेलन के कारण उत्तरी भारत में बारिश आती है, जिससे गेहूं और जौ जैसे मुख्य फसल उगते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के एक भाग में, विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। पहली बार मानसून की दिशा पहली शताब्दी के आसपास खोजी गई। व्यापारी पश्चिम एशिया और भूमध्य रेखा क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ सफ़र करते थे और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में आते थे। वे उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के साथ ही पश्चिम की ओर लौट जाते थे। मानसून की खोज ने
भारत को पश्चिमी एशिया, भूमध्य क्षेत्र और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया। उत्तरी सीमाएं: भारत देश उत्तर में हिमालय और अन्य 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। मध्य एशिया होते हुए साइबेरिया से आने वाली कड़ाके की ठंड से हिमालय देश की रक्षा करता है। यह उत्तरी भारत की जलवायु को पूरे साल काफ़ी गर्म रखता है। चूँकि समतल मैदानी इलाकों में बहुत ठंड नहीं पड़ती, इसलिए लोगों को भारी कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और लंबे समय तक खुले में रह सकते हैं। दूसरा, हिमालय उत्तर से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिहाज से पर्याप्त ऊंचा है। यह पूर्व औद्योगिक काल में विशेष रूप से सच था, जब संचार बहुत मुश्किल था। हालांकि उत्तर पश्चिम में हिमालय की दक्षिण दिशा तक फैली सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं को खैबर और बोलन और गोमल दर्रों से पार किया जा सकता है। सुलेमान पर्वतमाला कियाथार पर्वतमाला द्वारा बलूचिस्तान में दक्षिणी भाग से जुड़ी हुई है, जिसे बोलान दर्रे की तरफ से पार किया जा सकता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच 2 तरफा यातायात प्रागैतिहासिक काल से जारी रहा। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न तरह के लोग आक्रमणकारियों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए और भारत के लोग वहां गए। यहाँ तक कि हिंदू कुश, पश्चिम की ओर हिमालय प्रणाली विस्तार, इंडस और ऑक्सस सिस्टम के बीच कोई अविभाज्य बाधा उपस्थित नहीं कर पाई। एक और दर्रों ने भारत को दूसरी तरफ के मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सुविधा बताई। हिमालय में कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ बसी है। सभी तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी कश्मीर की घाटी ने अपनी अलग दुनिया विकसित की, लेकिन यहाँ कई दर्रों से पहुँचा जा सकता है। ठंड के कारण यहाँ के कुछ लोग समतल मैदानी इलाकों में जाने के लिए मजबूर हुए, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उन मैदानी इलाकों के चरवाहे यहाँ आने को आकर्षित हुए। मैदानी इलाकों और घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी जारी थे। केंद्रीय एशिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के संचरण केंद्र बनने में इस पामीर पठार ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। छोटे आकार की नेपाल की घाटी में कई दर्रों के कारण गंगा के मैदानी लोगों के लिए आवागमन सुलभ है। कश्मीर की तरह ही यह भी संस्कृत भाषा की समृद्धि का केंद्र बन गया। ये दोनों घाटियाँ संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा खजाना बन गई। समतल मैदानी इलाकों की जलोढ़ मिट्टी पर बसे जंगलों की तुलना में हिमालय की तलहटी ने आसानी से रास्ता दे दिया। कम चौड़ाई के कारण इन क्षेत्रों में नदियों को पार करना आसान था और इसलिए प्राचीनतम मार्ग पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम में हिमालयों के लिए तलहटी के किनारे और इसके ठीक विपरीत चलते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि सबसे पहले कृषि बस्तियां तलहटी और ऊपरी क्षेत्रों में बसाई गई और व्यापार मार्गों के लिए तराई का इस्तेमाल किया गया। नदियां ऐतिहासिक भारत का, अब नदियों के बारे में देखेंगे तो नदियां जो है ये ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से उभरा है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून के बारिश में फली फूली। इनमें इंडस प्रणाली के मैदान, इंडो गैंगेटिक विभाजन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन शामिल है। पश्चिम से पूर्व की ओर हम पाते हैं कि सालाना बारिश 25 से 250 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है।
25 से 37 सेंटीमीटर की बारिश पर आधारित इंडस की वनस्पति और संभवतया 37 से 60 सेंटीमीटर बारिश पर आधारित पश्चिमी गंगा की वनस्पति पत्थर और तांबे के औजारों से साफ हो सकती है और कृषि योग्य हो सकती है, लेकिन गंगा के मध्य में 60 से 125 सेंटीमीटर बारिश पर आधारित वनस्पति में यह संभव नहीं था और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा पर आधारित गंगा और ब्रह्मपुत्र की निचली वनस्पति के मामले में तो निश्चित रूप से संभव नहीं था। घने जंगलों वाले क्षेत्रों में जिनकी मिट्टी कठोर थी, केवल लोहे के औजारों की सहायता से ही सफाई हो सकती थी, जो बाद में उपलब्ध हो पाई। इसलिए कम बारिश वाले पश्चिमी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पहले किया गया और बड़े पैमाने पर मानव बस्तियां आम तौर पर पश्चिम से पूरब तक फैली। एक बार कृषि युक्त होते ही इंडस गैंगेटिक के मैदानों में फसलों का भरपूर उत्पादन हुआ और संस्कृतियों को उत्तरोत्तर समर्थन मिला। इंडस और पश्चिमी गंगा के समतल मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन होता था, जबकि गंगा के मध्य और निचली मैदानों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता था, जो गुजरात और विंध्य के दक्षिण में मुख्य आहार का स्रोत था। इंडस संस्कृति इंडस घाटी में उत्पन्न और विकसित हुई। वैदिक संस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उत्पन्न हुई और पश्चिमी गंगा के बेसिन में इसका विकास हुआ। मध्य गंगा बेसिन में उत्तर वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से लोहे के उपयोग के आधार पर छा गई। गंगा की निचली घाटी और उत्तरी बंगाल की तरफ वस्तुतः गुप्त काल में ध्यान गया और अंत में पूर्व मध्य काल में असम सहित ब्रह्मपुत्र घाटी का महत्व बढ़ा। शक्तिशाली शासकों ने इन मैदानी इलाकों और घाटियों के कब्जे के लिए लड़ाई लड़ी और विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब सबसे प्रतिष्ठित और विवादित क्षेत्र साबित हुआ। नदियों ने वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में सेवा की। प्राचीन समय में सड़कों का निर्माण मुश्किल था, इसलिए व्यक्ति और वस्तुओं का संचार नाव से होता था। इसलिए सैन्य और वाणिज्यिक परिवहन के लिए नदी मार्ग वरदान साबित हुआ। स्पष्ट रूप से अशोक द्वारा निर्मित पत्थर के स्तंभों को नौका द्वारा देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया था। संचार के लिए नदियों का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी काल तक जारी रहा। इसके अलावा नदियों ने पड़ोसी क्षेत्रों को जल से भरा और उन्हें उपजाऊ बनाया। उन्होंने नहरों में पानी की आपूर्ति भी नदियों से की थी। हालांकि इन नदियों के जरिए बाढ़ भी आई, जिसने समय समय पर उत्तरी मैदानी इलाकों में शहरों और गांवों को नष्ट कर दिया और इसलिए कई प्राचीन इमारतों को पूरी तरह से बहा दिया और वे नष्ट हो गए। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण शहर और राजधानी नदियों के तट पर स्थित थे। आधुनिक समय में शहरी क्षेत्र सड़क और रेलवे जंक्शनों पर या औद्योगिक या खनन क्षेत्रों में स्थित है, लेकिन पूर्वी औद्योगिक समय में ज़्यादातर शहर नदी किनारे और जंक्शनों प्रयागों पर स्थित थे। कुल मिलाकर वे नदियां ही थीं जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को रेखांकित करती थी, जो पर्वतों द्वारा भी निर्मित थी। इस प्रकार भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में कलिंग के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से होते हुए उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी के बीच स्थित था।
इसी प्रकार आंध्र प्रदेश मुख्यतः उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा के बीच स्थित है। ईसा युग की शुरुआत में सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के समय कस्बों और बंदरगाहों की प्रमुखता के कारण इन दो नदियों द्वारा मुहानों पर बनाई गई डेल्टाई समतल मैदानों की महत्ता बढ़ गई। अंततः तमिलनाडु का प्रमुख भाग उत्तर में कृष्ण और दक्षिण में कावेरी के बीच स्थित था। दक्षिण में कावेरी घाटी लगभग वैगई नदी तक और उत्तर में दक्षिण पेनार नदी तक फैला हुआ था। इसने एक अलग भौगोलिक क्षेत्र का गठन किया और ईसाई युग की शुरुआत से थोड़ा पहले चोल शक्ति का केंद्र बन गया। यह क्षेत्र उत्तर तमिलनाडु से भिन्न था, जिसमें ऊपरी क्षेत्र शामिल थे और चौथी छठी शताब्दी तक पल्लवों के अधीन यह प्रमुख हो गया। प्रायद्वीप को पूर्वी भाग कोरोमंडल तट से घिरा है। यद्यपि यह तट पूर्वी घाटों या सीढ़ियों से घिरा हुआ है, ये घाट बहुत अधिक ऊंचे नहीं हैं और पूर्व वाहिनी प्रवाह के कारण कई मुंह बंगाल की खाड़ी में खुलते हैं। इस प्रकार प्राचीन समय में एक तरफ पूर्वी तट और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य हिस्सों के बीच संचार मुश्किल नहीं था। कोरोमंडल तट पर अरकमेडु, जो एक आधुनिक नाम है, महाबलीपुरम और कावेरीपत्तनम के बंदरगाह शहर स्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी विशिष्ट क्षेत्रीय इकाइयां नहीं थी। हालांकि हम उत्तर में तापी तापी जिसे हम लोग दमन गंगा भी कहते हैं और दक्षिण में भीमा के बीच महाराष्ट्र की स्थिति मान सकते हैं। कर्नाटक का अधीनस्थ क्षेत्र भीम और उत्तर में कृष्ण के ऊपरी भागों और दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच अवस्थित प्रतीत होता है। लंबे समय तक तुंगभद्रा ने उत्तर और दक्षिण में आक्रमणकारी शक्तियों के बीच प्राकृतिक सीमा प्रदान की। जिस प्रकार बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूट को तुंगभद्रा के दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार करना मुश्किल हो गया था, उसी प्रकार पल्लव और चोलों को उत्तर में अपने अधिकार विस्तार में मुश्किलें आई। प्रायद्वीप के अत्यधिक दक्षिण पश्चिम के तटीय क्षेत्र आधुनिक राज्य केरल में घिरे हुए थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के समुद्री तट को मालाबार तट कहा जाता है। हालांकि तट के किनारे कई बंदरगाह और छोटे साम्राज्य बसाए गए। पश्चिमी घाटों के मुश्किल दर्रों को ना पार करने की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आसपास के इलाकों में से तटों के बीच संचार स्थापित करने में काफ़ी मुश्किलें आई। उत्तर में इंडस और गंगा प्रणाली और दक्षिण में विंध्य पहाड़ों के बीच जमीन का एक विशाल हिस्सा है, जिसे अरावली पहाड़ों द्वारा दो इकाइयों में बांटा गया है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में राजस्थान का एक हिस्सा भी स्थित है। प्राचीन समय में रेगिस्तान के विस्तार के कारण मानव बस्तियां असंभव थी। हालांकि रेगिस्तान में बिखरे कुछ उपजाऊ वनस्पति जम गए थे। प्राचीन का समय से ही ऊंटों पर रेगिस्तान को पार करना संभव रहा है। रेगिस्तान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा प्राचीन समय से तुलनात्मक रूप से उपजाऊ क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में खैनी तांबा खानों के अस्तित्व के कारण यह ताम्र युग में आबाद हो गया था। राजस्थान गुजरात के उपजाऊ मैदानों से मिलता है, जो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती के जल से सिंचित होते हैं।
दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग के अंत में स्थित गुजरात में कम बारिश वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप शामिल है। इस राज्य के तटीय क्षेत्र काफ़ी दांतेदार इंडेंटेड है और इसलिए कई बंदरगाहों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। इसलिए प्राचीन काल से गुजरात अपने तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग उद्यमशील व्यापारी साबित हुए हैं। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश, पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सन नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ समतल मैदान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और मोटे तौर पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी और पश्चिमी भाग। पूर्वी हिस्सा ज़्यादातर विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 4वीं-5वीं शताब्दी गुप्त काल में यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा शामिल है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मालवा गुजरात बंदरगाहों के लिए एक महत्वपूर्ण परिक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल होता था। मालवा और गुजरात को हथियाने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए। इस इलाके पर अपनी कब्जेदारी के लिए पहली और दूसरी शताब्दियों में शक और सातवाहन और 18वीं शताब्दी में मराठा और राजपूतों के बीच लड़ाई हुई। तो धन्यवाद। अब बाकी का जो पार्ट्स है हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।